चीन के इस प्लान को ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बैठक। मुंबई के मालवनी इलाके में अवैध तरीके से तैयार एक 3 मंजिला इमारत। जिस सांसद को इन्होंने थप्पड़ मारा उस पर टीवी डिबेट के दौरान सफेद ग्लेशियर लाल रंग उगल रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता को जुर्म का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। कांग्रेस एक साथ 2 राज्यों में कलह से जूझ रही है। गाँव वालों ने पुलिस टीम को घेर कर पथराव शुरू कर दिया। इन्हें लोग जौनपुर का जॉन्टी रोड्स कहने लगे हैं। अमेरिका में एक ड्रोन ने आसमान में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, अचानक नदी में बाढ़ आ गई और मजदूर फंस गया। रेत माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। एक उभरते हुए पहलवान सागर धनकर की हत्या की वारदात को पूरा 1 महीना होने वाला है। इस मामले का मुख्य आरोपी और ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उस घटना का पूरा सच आना अभी बाकी है। न्यूज़ 18 इंडिया ने घटना वाली रात सागर पहलवान के साथ मौजूद एक ऐसे चश्मदीद से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जिसने उस घटना का पूरा सच बयां किया है और जो बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यही है वो चश्मदीद और सागर हत्याकांड का मुख्य गवाह सोनू महाल। इस वक्त पुलिस के पहरे में नजर आने वाला सोनू वारदात की रात 4 मई को मॉडल टाउन के उसी फ्लैट में मौजूद था जहां पहलवान सागर धनखड़ रहता था। अब सोनू महाल उस रात का एक एक लम्हा बयां कर रहा है जो उसके मुताबिक उसने देखा और भोगा। लेकिन पहले बात झगड़े के शुरुआत की। उसकी पत्नी का फ्लैट था, वो था डी ब्लॉक में, तो 1 महीना हो गया था वहाँ से खाली करे। हाँ, तो ये अंदर ही अंदर पता नहीं क्या वो अपने अंदर पाड़ रखी थी उसने, गलत फहमी कुछ थी। तो हम तो एम ब्लॉक में थे फ्लैट, तो उसका खाली कर रखा था, कोई ऐसा मोटिव ही नहीं था कि ये हमारे साथ झगड़ा कर देगा। हम तो फ्री बैठे थे अपना सारी चीज़ों से। तो 30-35 बंदे वहाँ पे आए, दरवाजा खोल अपना पिस्तौल के बल गाड़ी में, बोला चलो भाई नीचे सुशील पहलवान बुला रहा है। नीचे गाड़ी में होंडा सिटी में सुशील बैठा था, अंदर से ही आवाज़ मारने लग गया, पिस्तौल दिखा के आज मार देंगे तुम्हारे को। पिस्तौल के बल पर गाड़ी में बैठाए 70 साल स्टेडियम में ले गए। फ्लैट से अपहरण और इसके बाद पिस्तौल के बल पर पहुंचाए गए छत्रसाल स्टेडियम। आरोपों के मुताबिक इसके बाद सुशील और उनके साथ मौजूद लोग उन पर टूट पड़े, जिसके पास जो कुछ था उसी से पिटाई शुरू हो गई। स्टेडियम में गाड़ियों से उतरते ही मारने लग गए सब, बेसबॉल के बिट्टों से, और बिट्टे थे कस्सी के बिट्टे होते हैं जैसे आखी की थी, रोड थी, मारने लग गए वहाँ पे। हम पूछने लग गए भाई क्या बात है, क्यों मार रहे हो, क्या वजह है? बोला कुछ नहीं, वजह तुम्हारे को आज मारेंगे, ऐसी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके बाद इस चश्मदीद ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। इस चश्मदीद का दावा है कि उसके साथ जिस तरह मारपीट की गई उसका वीडियो बनाने का हुक्म भी सुशील ने ही दिया था। सुशील ने ही बनवाया अपने हाथ से, कह गए इनका वीडियो बनाओ, और मारने के लिए ले गए थे वो वहाँ से। अब ये बोल रहे हैं ना कि मैं तो मारने की नीयत से नहीं ले गया था, मारने के लिए ही ले गया था। वो तो पुलिस टाइम पे आ गई, रविंदर भाग गया वहाँ से, उसने कॉल कर दिया तो बच गई। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ही सोनू महाल और सागर की जमकर पिटाई हुई थी। सुशील के इशारे पर सागर और सोनू की जिन लोगों ने पिटाई की उनमें से कुछ को सोनू पहचानता भी था। महाल का दावा है कि जिस वक्त मारपीट हो रही थी वहां मौजूद गार्ड बीच बचाव करने के बजाय टुकुर टुकुर ताक रहे थे। कुछ नहीं किया, पूछताछ कोई कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड साइड में कर दिए थे, बोला साइड में हो जाओ, वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। अच्छा। और बंदे भी थे, 1-2 पुलिस वाला भी था, सफारी सूट पर खड़ा था। बोला उसको बोल रहा था, बोला इनसे लोकेशन निकलवाई है तुम्हारी। बोला ये पुलिस वाला है, कहते इसको ऐसे मान। सवाल ये उठता है कि आखिर फसाद की वजह क्या थी? आखिर ऐसी वो कौन सी बात थी जिसके चलते एक ओलंपिक पदक विजेता को जुर्म का रास्ता अख्तियार करना पड़ा? इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि झगड़े की असली वजह क्या थी जिसके चलते एक पहलवान ने अपने ही अखाड़े के जूनियर पहलवानों से इतनी नफरत पाल ली कि उसने अखाड़े की मिट्टी को छोड़कर गुनाह की कालिक अपने सर पर पोत ली। सोनू महाल ने इस वजह का जो खुलासा किया वो वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल इस पूरे झगड़े की जड़ था अखाड़ा, और अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाले पहलवान। ये ऐसे रंजिश रखता था ना जी, जैसे वीरेंद्र कोच था, वीरेंद्र कोच के साथ इन्होंने सुशील ने मारपीट करवाई थी। तो सागर भी उन्हीं के साथ सीखता था। सागर भी अच्छा रेसलर था, गोल्ड मेडलिस्ट था एशियन जूनियर में जी। तो सागर के कहने से इसको वीरेंद्र को मारने के बाद वीरेंद्र ने अपना खाड़ा कर लिया नरेला। तो सागर के कहने से 30-40 बंदे वहाँ चले गए अखाड़े में, यहाँ छत्रसाल स्टेडियम से छोड़ के वहाँ अखाड़े में चले गए। इस वजह से सागर के साथ ये रंजिश रखता था। अब तूने यहाँ छत्रसाल स्टेडियम से अलग करवा दिए, बच्चे यहाँ से भिजवा दिए, तो इसलिए उसके साथ रंजिश रखता था। सागर की हत्या की वारदात के सामने आने के बाद सुशील कुमार का नाम जब सामने आया तो ये बात भी उठी कि सुशील वहां बाद में आया था। लेकिन उस रात का सच बताने का दावा करने वाले चश्मदीद के मुताबिक सुशील घटना वाली रात हर वक्त वहीं मौजूद था और ये सब पहले से तय साजिश का हिस्सा था।
पूरी सोची हुई समझी हुई साजिश थी जी। वो तो उस दिन जैसे रविंदर भाग गया, उसने 16 नंबर पर कॉल कर दी, नहीं तो वो जान से ही मारते हमें। इस मोटिव से ही उठा के ले गए थे, इनको मारना है। सोनू महाल पहले भी ये दावा कर चुका है कि मौके से जान बचाकर भागे रविंदर ने पुलिस को 100 नंबर पर जानकारी दी तो पुलिस वहां पहुंच गई। ऐसे में सवाल उठता है कि सुशील मौके से कैसे फरार हुआ? क्या सुशील छत्रसाल स्टेडियम से भागा? सोनू महाल पुलिस के रवैये पर बार बार सवाल खड़ा करता है। बंगले बनी गई, हमें तो हॉस्पिटल में ले आए थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें नहीं पता वहाँ गई या नहीं गई। गई नहीं, वहाँ पे सुबह तक वहीं था। ना हमारे बयान लिए पुलिस ने, हम हॉस्पिटल में रहे, ना हमारे घर पे फोन किया पुलिस वाला को। मैंने नंबर दिया जी, हमारे घर वालों को बुला दे, नंबर लेकर साइड में चले गया जी। ठीक है ना, उन्होंने फ़ोन किया हमारे घर वाले को, इसलिए हमारे घर वाले भी लेट पहुँच नहीं पाए वहाँ पे। फिर मैंने एक लेडीज से वहाँ पे जो एडमिट थी उससे फ़ोन करवाया, मगर दीदी फ़ोन कर दो हमारे घर पे ऐसे ऐसे। तो उस लेडीज़ ने फ़ोन किया, तब हमारे घर वाले पहुँचे वहाँ पे। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने हमारे घर वालों को भी फ़ोन नहीं किया। कई दिनों तक पुलिस को गच्चा देने के बाद सुशील को दिल्ली पुलिस ने दबोच कर जेल भेज दिया, लेकिन सुशील पर अकेले इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप नहीं है। तो सवाल उठता है कि सुशील के साथ इस हत्याकांड में शामिल जिन 30 से ज्यादा लोगों के होने का दावा किया जा रहा है वो कहां है? दिल्ली पुलिस के हाथ उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे? सागर हत्याकांड को लेकर चश्मदीद सोनू महाल के कुछ दावे हैं तो कई सवाल। हालांकि सोनू महाल पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और उनका नाम कई बदमाशों से जोड़ा जाता रहा है। इसके बावजूद इस घटना में पीड़ित और चश्मदीद होने की वजह से उसकी गवाही कानून के नजरिए से बेहद खास हो जाती है। ये मामला हर गुजरते दिन के साथ और भी पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले के एक और चश्मदीद अमित ने दिल्ली हाई कोर्ट में खुद की हिफाजत के लिए गुहार लगाई है। बता दें कि अमित को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सूत्रों मुताबिक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सुशील कुमार को बचाने के लिए समाज का एक खास तबका भी काम कर रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले में सुशील कुमार को बचाने के लिए समझौते की गुंजाइश को भी तलाशा जा रहा है। मुंबई के मालवनी इलाके में अवैध तरीके से तैयार एक 3 मंजिला इमारत के धाराशाही होने और अपनी चपेट में 2 मकानों को लेने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। 11 लोगों में खास तौर पर 8 बच्चे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए। यह हादसा बुधवार रात करीब 11 बजे हुआ। हादसे के बाद महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों को बचा लिया गया और उन्हें शताब्दी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। गुरुवार को घायलों से मिलने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अस्पताल पहुंचे। अवैध तरीके से बनाई गई ये इमारत वक्त से पहले पहुंचे मानसून की मार नहीं झेल पाई। तौकते तूफान के दौरान अवैध तरीके से तैयार की गई ये 3 मंजिला इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी और बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद आखिरकार धाराशाही हुई। पुलिस ने इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर और घर के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। विपक्ष ने अवैध निर्माण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेर लिया है। 16 लोग की मौत और 7-8 लोग गंभीर जख्मी है और यह पाप बीएमसी कलेक्टर और पुलिस मिलके हुआ है। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार जिस कलेक्टर लैंड है वो कलेक्टर, बीएमसी और पुलिस है। परिवार रहते समय 14 फुट की पॉलिसी बनाई गई, ग्राउंड+1 बन गया। लोगों के मकान कम पड़ रहे थे, इलीगली लोगों ने 2-2 फ्लोर के मकान बना लिए, ये सच्चाई है। हादसे में मरने वालों के परिवारों और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए बीएमसी ने मदद का ऐलान किया है। 5 लाख की मदद जारी की है, डिक्लेयर की है। और जो लोग हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, खुद मुख्यमंत्री सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब या अपने पालक ने सब जाके देख के आए। अगर इमारत को नियम कायदे से बनाया गया होता तो हादसे में इतने लोगों की जान नहीं जाती। मृतकों के परिवार वालों के लिए राज्य सरकार ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। लेकिन अवैध निर्माण को लेकर राज्य सरकार को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस एक साथ 2 राज्यों में कलह से जूझ रही है। पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू की समस्या का समाधान अभी हुआ भी नहीं था कि राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इस बीच खबर है कि पंजाब की समस्या सुलझाने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब में संगठन में गंभीर मतभेद हैं और अगर इसे जल्दी सुलझा नहीं लिया गया तो आने वाले चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान होगा।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि सिद्धू और अमरिंदर के बीच छिड़े विवाद से पंजाब में पार्टी की जीत की संभावना कमजोर हो रही है। इसलिए सिद्धू और कैप्टन के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जानी चाहिए। सिद्धू को संगठन में बनाए रखने के लिए पार्टी नेतृत्व को कदम उठाने चाहिए। कमेटी ने लिखा है कि सिद्धू लोकप्रिय नेता हैं और पंजाब के बाहर दूसरे राज्यों में भी भीड़ खींचने वाले नेता हैं। इस रिपोर्ट पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी को लेना है। हमने आंशिक रूप से पेश कर दी है, थोड़ा सा कुछ हिस्सा रह गया है, हम उसको भी आज फाइनल करेंगे। कमेटी विवाद को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब में अभी भी सियासी बवंडर सिर उठा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ही बने रहेंगे, यानी पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहेंगे। लेकिन सिद्धू भी ड्राइविंग सीट पर आने के लिए बेकरार हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बीच पंजाब में सिद्धू के समर्थक उनके नाम का पोस्टर लगा के उनको नेता साबित करना चाहते हैं, तो कैप्टन के समर्थक भी पोस्टरबाजी में उतर आए हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस खेमेबाजी में और आगे बढ़ती जा रही है। ये उन्हीं पोस्टरों की तस्वीरें हैं। इन पोस्टरों को सिद्धू और कैप्टन समर्थक खेमों की ओर से शहर शहर में लगाया गया है। सिद्धू के गढ़ कहे जाने वाले शहर अमृतसर में कैप्टन खेमे ने कैप्टन के पोस्टर लगा दिए हैं, जबकि कैप्टन के गढ़ कहे जाने वाले पटियाला में सिद्धू खेमे ने सिद्धू के पोस्टर लगा दिए हैं। कैप्टन समर्थकों ने पोस्टर पर लिखा है कि कैप्टन एक ही होता है और सिद्धू समर्थकों ने अपने पोस्टर पर लिखा है कि पूरा पंजाब सिद्धू के साथ है। कांग्रेस आला कमान पंजाब की कलह सुलझाने के रास्ते तलाश रहा है। दिल्ली में चली लंबी बैठकों के बाद लग रहा था कि विवाद को शांत करने का रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन दोनों ओर के समर्थकों की तरफ से लगाए गए पोस्टर इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग अभी शांत नहीं होने वाली है। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस लंबे समय से वर्चस्व की जंग में उलझी हुई है। इसका समाधान निकालते हुए नेतृत्व ने राज्य में एक अनुभवी और एक युवा नेता को कमान दी ताकि मामला ठीक ढंग से चलता रहे। लेकिन इन दोनों राज्यों में युवा नेताओं ने सत्ता में भागीदारी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। राजस्थान में 2023 में चुनाव होना है और पंजाब में तो कुछ महीने बाद ही चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस कैसे इस संकट से उबरती है, ये देखना दिलचस्प होगा। एमपी में रेत माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। बरसात से ठीक पहले वहां रेत का अवैध खनन तेजी से जारी है। इसका विरोध करने पर माफिया से जुड़े लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला भी किया। यही नहीं, सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर अपना ट्रैक्टर भी छुड़ा लिया और वन विभाग के कर्मचारियों पर हवाई फायरिंग भी की। इस घटना से मुरैना जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मुरैना के पठानपुरा गांव की सड़क पर लकड़ियां और झाड़ियां लगाकर वन विभाग की गाड़ी का रास्ता रोक दिया गया और सामने से कई लोग हाथों में लकड़ियां और डंडे लेकर गाड़ी की तरफ दौड़ कर आने लगे। देखते ही देखते लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस लोगों की भीड़ देखकर वन विभाग के कर्मचारी दहशत में आ गए। आरोप है कि वन विभाग की टीम को डराने के लिए वहां फायरिंग भी की गई। वन विभाग की टीम ने आरोप लगाया है कि चंबल नदी से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन जारी है और इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर उन लोगों ने रेत से भरा एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया। लेकिन माफिया से जुड़े गांव के लोगों ने बीच रास्ते में ही वन विभाग की टीम को रोक लिया और उन पर हमला कर दिया। यही नहीं, लाठी के दम पर गांव वालों ने ट्रैक्टर को छुड़ा लिया और जैसे ही ट्रैक्टर वहां से निकला, गांव के लोग भी वहां से भाग निकले। इस हमले में एक कर्मचारी जख्मी हो गया। पठानपुरा गांव में पहले तो ये जो मेन रोड होता है उसे जाम कर दिया गया और एक रेत माफिया के ट्रैक्टर को बचाने के लिए उस गांव के 100 से 150 रेत माफिया डंडे से पत्थर लेकर डंडे लेकर हमारे गाड़ियों की तरफ बढ़े और हमला करने लगे। वन विभाग ने इलाके की पुलिस पर भी आरोप लगाया कि मदद मांगने के बावजूद वन विभाग की टीम की मदद के लिए पुलिस नहीं पहुंची। चंबल के ग्रामीण इलाकों में रेत माफिया से जुड़े लोग अक्सर प्रशासन पर हमला करते हैं। ये काफी चिंताजनक स्थिति है। इस तरह के हमले में कई बार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। अब प्रशासन को मिलकर एक सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि अधिकारियों के हौसले पस्त न हों। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपनी बैठकों के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अपने 2 दिन के दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। 2 दिन का दौरा बीजेपी के लिए खासा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
इस 2 दिन के दौरे के दौरान ज्यादातर चर्चा यूपी के राजनीतिक समीकरण और वर्तमान स्थिति पर होगा। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष का यूपी दौरा और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। ये दोनों दौरे इस बात का इशारा हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को अभी से मजबूत करने में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राष्ट्रीय संगठन ने यूपी में संगठन और सरकार को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। उसी रिपोर्ट पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री योगी दिल्ली का दौरा करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों सियासी सरगर्मी काफी तेज थी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष ने उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार से जुड़े कई लोगों से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सभी से मुलाकात के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। यही रिपोर्ट यूपी के चुनाव में बीजेपी का चुनावी रोड मैप तैयार करेगी। कहा यह जा रहा है कि संगठन की इस रिपोर्ट के आधार पर भी योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात भी यूपी चुनाव को केंद्र में रखकर तय की गई। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले यूपी में सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी प्रचार रणनीति बन सकती है। इसके अलावा चुनाव से जुड़े बड़े मुद्दों पर भी मंथन होगा, ताकि अभी से पार्टी जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत कर सके। यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए सरकार और संगठन के बीच अभी से संतुलन और समन्वय की कोशिशें तेज कर दी गई है। बीजेपी हाईकमान भी ये चाहता है कि दोनों मिलकर चुनावी गतिविधियों में काम करें, ताकि पहले के जैसी जीत ही दोहरा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बैठक के दौरान भी चुनावी रोड मैप को लेकर तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी। कोरोना से बचाव के नियमों को तोड़ने वालों में से कई कानूनी शिकंजे में फंसने पर एक से बढ़कर एक बहाने बनाते हुए नजर आए। किसी ने मास्क न पहनने के पीछे की वजह दम घुटना बताया, तो किसी ने पकड़े जाने से कुछ वक्त पहले ही मास्क उतारने का दावा किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जेब में मास्क पड़ा हुआ है, जबकि कुछ लोग चालान काटने वालों से ही उलझते हुए नजर आए। लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी जिले की एक महिला ने कुछ ऐसा ड्रामा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इस महिला को जब गलत तरीके से मास्क पहने हुए पकड़ा गया तो इसने अलग तरह की एक्टिंग शुरू कर दी। ऐसा लगा मानो जैसे उस पर कोई देवी सवार हो गई हो। नहीं आया, लेकिन बुलाऊंगी मैं उसको भी जल्दी। ये उसी ड्रामे का सीन है जिस सीन में जो महिला दिख रही है वो नाक की जगह मुंह पर मास्क लगाए स्कूटी से कहीं जा रही थी कि रास्ते में पौड़ी पुलिस ने उसे रोक लिया। जैसे ही खुद को इसने कई पुलिस वालों से घिरा पाया, अपने बचाव के लिए इसने एक स्वांग रच डाला। नहीं आया, लेकिन बुलाऊंगी मैं उसको भी जल्दी। आवाज में उतार चढ़ाव और अजीब तरह की बेचैनी से महिला वहां मौजूद पुलिस वालों का ध्यान खींचना चाह रही थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं होता दिखा। सब खामोशी से अपनी ड्यूटी निभाते दिखे। इसके बाद महिला ने भगवान का नाम लेकर कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया। मेरे अभी शिव शंकर के खाली सामने आ रखा है। महिला के व्यवहार में आए अचानक इस बदलाव को देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए, लेकिन सभी चुपचाप महिला की हरकत को देखते रहे। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगी कि महिला कोई ड्रामा कर रही है, लेकिन सभी ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इस ड्रामे के पीछे की थीम क्या है। जब महिला ने भगवान का नाम पुकारकर अपने शरीर के हाव भाव बदलने शुरू किए तो ड्रामे की पटकथा समझते देर नहीं लगी। इस नाटक के चक्कर में बिना मास्क पहने पकड़े गए दूसरे लोगों को भी भागने का मौका न मिल जाए, पुलिस वाले इसकी ताकीद करते दिखे। पुलिस वालों का ध्यान दूसरी तरफ जैसे ही गया, महिला पूरे रौब में आ गई। बुला रही हूं, सबको बुला रही हूं मैं। आएंगे, एक एक करके मेरे थान पे आएंगे सब। उस काली के थान पे आ गए सबने। अब नाटक के क्लाइमेक्स पर पहुंचने का वक्त आ गया था। महिला ने अपने शरीर को इस अंदाज में हिलाना शुरू किया जैसे मानो उस पर देवी सवार हो। अंदाज ऐसा था मानो वो कभी भी सड़क पर गिर सकती हो। लेकिन जब आसपास मौजूद पुलिस वालों पर इसका कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा तो महिला ने गिरने का जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा। तुम भी आओगे, तुम्हें भी आना पड़ेगा। महिला ने अपनी तरफ से खुद पर देवी सवार होने के सारे जतन किए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले उसकी इस हरकत को भाव देते नजर नहीं आए। लेकिन इतना जरूर हुआ कि इतनी मेहनत की वजह से पुलिस ने इस बार इस महिला का चालान नहीं काटा। हालांकि पुलिस ने महिला को चेतावनी जरूर दी और कहा कि अगली बार घर से बाहर बिना मास्क के पकड़े गए तो कोई ड्रामा काम नहीं आएगा।
अब महिला का देवी वाला नाटक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुका है। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान अफगान सेना के इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल की खतरनाक साजिश रच रहा है। दरअसल 11 सितंबर तक अमेरिकी फोर्सेस के पूरी तरह से हटने के बाद वहां नए उथल-पुथल की आशंका जताई जा रही है। अफगान सेना के एक बड़े इलाके पर तालिबान पहले ही कब्जा जमा चुका है और अब अफगान सेना के इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए वो बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश कर रहा है। ये उसी साजिश की सजावटी तस्वीर है जिसे बच्चों को और अफगान परिवारों को लुभाने के लिए जारी किया गया है। अफगान तालिबान ने जिस बच्चे का वीडियो जारी किया है वो AK-47 राइफल थामे खड़ा है। बच्चा पश्तो भाषा में कह रहा है कि सिर पर गोली मारो। तालिबान अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और अब तेजी से अफगान सेना के कब्जे वाले इलाकों की ओर बढ़ रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान घर घर से बच्चे मांग रहा है। तालिबान ने बड़े पैमाने पर अफगानी बच्चों की भर्ती भी की है। दरअसल बीते कुछ महीनों में 1000 बच्चे भर्ती किए जाने की रिपोर्ट है। इन बच्चों को फिदायीन हमलावर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही जंग में ढाल के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया जाएगा। जंग के दौरान सीधा हमला करने के बजाय टारगेट के पास पहले बच्चे को भेजा जाएगा। अफगान सेना इन बच्चों को मारने में झिझकेगी और इसी बात का फायदा उठाकर तालिबान बच्चों की आड़ में हमला करेगा। जून के महीने में बच्चों की आड़ लेकर अफगान फोर्सेस के खिलाफ साजिश की तैयारी को स्प्रिंग ऑफेंसिव भी कहा जाता है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए तालिबान ने म्यूजिकल वीडियो भी जारी किए। पाकिस्तान अफगान तालिबान को भारत के खिलाफ भड़का रहा है ताकि तालिबान भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा सके। इसके पीछे पाकिस्तान का एक मकसद ये भी है कि अगर तालिबान भारतीय ठिकानों को नुकसान पहुंचाने में व्यस्त रहेगा तो वो पाकिस्तान के अफगान सीमा से सटे इलाकों में कम नुकसान पहुंचा पाएगा। साथ ही चीन में वीगर मुसलमानों पर अत्याचार का विरोध करने वाला तालिबान चीन में विद्रोह को बढ़ावा देता आया है और उन्हें रोकने का काम चीन ने पाकिस्तान को दिया है। इसलिए पाकिस्तान तालिबान को चीन के शिनजियांग से दूर रखने के लिए भारत के खिलाफ भड़का रहा है। पाकिस्तान ये दोहरी चाल इसलिए चल रहा है क्योंकि वो जानता है कि अफगानिस्तान में भारत का बड़ा निवेश है। तालिबान चीन में हो रहे वीगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ है, इसलिए अफगान तालिबान वीगर विद्रोहियों को मदद देता है। लेकिन पाकिस्तान चीन के साथ जुड़े अपने हितों को देखते हुए तालिबान को वीगर समुदाय की मदद करने से रोकना चाहता है। इसीलिए तालिबान को अफगानिस्तान में बने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के लिए भड़का रहा है। तालिबान का भारतीय ठिकानों और हितों पर हमला करना चीन के हितों को सुरक्षित रखने की और पाकिस्तान और तालिबान की साझा रणनीति का हिस्सा है। इससे चीन पाकिस्तान के रिश्तों में और मजबूती आएगी। इस बात का अंदेशा पहले से था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस के निकलने के बाद तालिबान वहां एक बार फिर अपना सिर उठाएगा। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता भी काम नहीं आ सकी है। ऐसे में अगर तालिबान भारतीय हितों को टारगेट करेगा तो ये भारत के बड़े निवेश पर गंभीर चोट हो सकती है। मध्य प्रदेश के सागर में मानसून की पहली बारिश एक मजदूर के लिए मुसीबत बनकर आई, जिससे उसकी जान पर बन आई। हुआ यूं कि सुनार नदी में एक पुल बनने का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है। थके हाल में मजदूर नदी में बन रहे खंबे के पास ही सो गया। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और मजदूर फंस गया, जिसके बाद उसे अपना जान बचाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन बेहद समझदारी से नदी में फंसे मजदूर को बचा लिया गया। ये तस्वीरें उसी बचाव अभियान की हैं, जिसमें 2 रस्सियों की सीढ़ी जिंदगी की सीढ़ी साबित हुई। दरअसल सूर्य मंदिर घाट के पास यहीं नदी के बीचों बीच पुल बनाने का काम चल रहा था। मानसून से पहले की तेज बारिश की वजह से बेहद कम पानी वाली नदी अचानक उफना पड़ी और इसने हाहाकारी रूप ले लिया। अचानक आए सैलाब से मजदूर नदी में बन रहे अटल सेतु के खंबे के पास फंस गया। फंसे मजदूर की हालत देखकर पुल बनाने के काम में जुटे दूसरे लोग सकते में आ गए। चूँकि पुल बनाने के लिए रस्सियों से लेकर कई तरह के सामान पहले से उपलब्ध थे, इसीलिए रस्सी की सीढ़ी बनाने का फैसला किया गया। इसके बाद नदी के तट पर बन रहे खंबे से मजदूर की तरफ रस्सी फेंकी गई। इससे जान बचाने वाली सीढ़ी बन गई। मजदूर की जान बचाने के लिए 2 रस्सियों का सहारा लिया गया। एक रस्सी पर फंसे मजदूर को पांव रखकर आगे बढ़ना था, जबकि दूसरे को हाथ से पकड़कर संतुलन बनाना था, ताकि किसी भी हालत में वो उफनाती नदी में गिर ना पाए।
इसके बाद दूसरी तरफ फंसे मजदूर का हौसला बढ़ाया गया ताकि वो आगे बढ़े। यही नहीं, रस्सी की सीढ़ी ज्यादा हिले डुले नहीं और मजदूर सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़े, इसके लिए एक मजदूर ने उसे रस्सी पर चलकर दिखाया। नीचे बेहद तेज रफ्तार से बहती नदी की धारा थी और ऊपर हिलती रस्सियों वाली सीढ़ी। मजदूर जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसकी मदद करने वाला मजदूर पीछे हटता गया। इस दौरान ऐसे मौके भी आए जब पानी की उफनाती धारा ने रस्सी को छू लिया, लेकिन मजदूर के हौसले के आगे पानी का कहर हार गया। जैसे ही मजदूर सुरक्षित खंबे के पास पहुंचा, दूसरे मजदूर ने हाथ थामकर उसे पुल के ऊपर खींच लिया। इस तरह मझधार में फंसे मजदूर को बचा लिया गया। कहते हैं डर के आगे जीत है। नदी में फंसे इस मजदूर के बचाव अभियान की ये तस्वीरें इस कहावत पर पूरी तरीके से लागू होती है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे के आसपास नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बेसुध होकर सो रहे मजदूर को दूसरे तरफ के मजदूरों ने शोर मचाकर जगाया। जगाने से लेकर बचाव अभियान तक थोड़ी सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी।